अब दिल्ली और देश के लिए अभिशाप बन चुका है। हर साल औसतन 1 लाख लोग बीमार होते हैं और सैकड़ों लोग मरते हैं। सिस्टम और देश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठता है, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिस्टम पर नहीं बल्कि देश में हेल्थ सिस्टम चला रहे लोगों की सोच पर सवाल बनकर खड़ा है। दिल्ली के द्वारका में रहने वाले जयंत सिंह की 7 साल की मासूम बेटी आद्या को डेंगू हुआ था। डेंगू की पुष्टि होने के बाद बेहतर इलाज के लिए आद्या को गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जांच के बाद पता चला कि आद्या को डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया है। आद्या 31 अगस्त से 15 दिन तक फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव में भर्ती रही। इस दौरान उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो मां बाप ने उसे डिस्चार्ज कराने का फैसला किया। फोर्टिस अस्पताल का मैनेजमेंट आद्या को डिस्चार्ज करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। जयंत सिंह को 15 दिन के इलाज का बिल 16 लाख रुपए थमाया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के कुछ ही देर बाद आद्या ने दम तोड़ दिया। मतलब 24 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रीफिंग होती थी और वीकेंड्स पे तो कोई सीनियर डॉक्टर्स होते नहीं थे। उसके बाद डॉक्टर ने हमसे ये कहा था कि अब बॉडी जो बच्चे की है वो बहुत वनरेबल है इन्फेक्शंस के लिए, तो आप लोग जितना ना मिलो उतना अच्छा है। सो बच्चे की सेफ्टी के लिए हमने उससे मिलना छोड़ दिया था। हम जस्ट बाहर से उसको देखते थे। 10-12 दिन हमने ऐसे ही काटे हैं। उसको बाहर से या दूर से देख के चले जाते थे। तो हमें कभी बताया नहीं गया कि कितना यूनिट ब्लड चढ़ रहा है, कब चढ़ रहा है। हमें सीधा फाइनल बिल दिया जाता था कि जी इतना यूनिट ये चढ़ा है एंड इसके अगेंस्ट आपको इतना ब्लड डोनेट करवाना है। यहाँ पे भी बल्कि जब बच्चे को हम लेके आए हैं तो उनका ड्राइवर कहता है जी जो बच्चा उसमें रैप्ड है हमको वो शीट चाहिए वापस हॉस्पिटल में सबमिट करने के लिए, क्योंकि उसमें चिप लगा होता है। तो फिर ये हुआ कि नहीं दे सकते हैं हम ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देन आप 700 रुपए पे कर दीजिए एंड वो पैसे लेके चला गया था। मतलब अगर बच्चे को कुछ हो गया तो आप बता सकते हो, आप उसके ऊपर भी 10 दिन बैठ के आप पैसा बना रहे हो। मतलब अगर बच्चे को कुछ हो गया है, मैं आपसे खुद बात कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उसका सीवियर केस था और उसमें सब कुछ अफेक्टेड है। आपको जब MRI आपने जो 14वें दिन की वो आप 6ठे दिन भी कर सकते थे। वो चीजें आप जानबूझ के अवॉइड करते रहे, हफ्ता भर आप अवॉइड करते रहे, तो उससे मेरे बच्चे को मतलब एक तरीके से मैं उसको तड़पा ही रहा था। आद्या के इलाज के दौरान फोर्टिस अस्पताल ने जो बिल वसूला उसमें 15 दिन में 611 सिरिंज लगाने की बात कही गई है। 15 दिन में आद्या के इलाज में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने 2700 दस्ताने इस्तेमाल किए। 2,17,000 के मेडिकल टेस्ट हुए और 4 लाख की दवाइयां लग गई। बेटी की मौत के सदमे से उबरने के बाद अब जयंत सिंह ने फोर्टिस अस्पताल के महंगे इलाज पर सवाल उठाया है। तो अस्पताल ने सफाई दी है कि आद्या के इलाज में सभी प्राइवेट मेडिकल प्रोटोकॉलों को ध्यान रखा गया है। आद्या के परिवार को हालात के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। परिवार ने मेडिकल सलाह की अनदेखी करके आद्या को डिस्चार्ज कराया। इसमें अस्पताल की ओर से कोई गलती या कोताही नहीं बरती गई। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज को इससे की उनकी पूछताछ की है और मैंने उनको कहा है कि आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे और मैंने स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि वह इसके ऊपर देखे, उनके डिटेल रिपोर्ट पर कार्रवाई करे। पूरी जांच का आदेश हो चुका है। मुझे लगता है इसकी जांच होगी और जांच में कोई आंच नहीं और अगर उसमें जो भी प्रकार का दोषी पाए जाएंगे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। कोई भी 5 सितारा अस्पताल, बड़े अस्पताल जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चैरिटी 13 दिन के लिए नहीं कर सकते। इमरजेंसी यस, नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को पे करना ही होगा। और ये मैसेज लोगों में नहीं जाना चाहिए कि आईसीयू का खर्चा 50,000 से 1 लाख नहीं आता पर डे का। लेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करे कि एम्स में 1 दिन का खर्चा आईसीयू के अंदर में कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कितना सरकार उस पर खर्च करती है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि ये कॉस्टली है कि नहीं है। तो सवाल कई सारे हैं। लाखों रुपए का बिल वसूला जाता है लेकिन क्या रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती, मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं बनता? क्या घर वालों को पूरी जानकारी दी गई थी या नहीं दी गई थी? तमाम मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश विश्वानी जुड़े हुए हैं जिन्होंने उनके माँ बाप से बात की है, उनके माँ बाप का पक्ष वो रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय स्वरूप जुड़े हुए हैं जो सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम कॉलेज के। थोड़ी ही देर में हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन जुड़ेंगे जो कि सेक्रेटरी जनरल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर अजय अग्रवाल हमारे साथ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट नोएडा के हैं। डॉक्टर अग्रवाल साहब को मैंने आज इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी अपने
सरकारी अस्पताल में मात्र 399 रुपए में कर दी। खर्चा कितना आया, सब्सिडी कितनी दी गई, क्योंकि उस शख्स को पे करना पड़े 399 रुपीज। तो मैं उनसे भी जानूंगा और उनके साथ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह है, उनसे भी जानूंगा। थोड़ी देर में हमारे साथ रवि मलिक भी जुड़ेंगे। नरेश, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऑब्जेक्शन क्या क्या था परिवार वालों को क्या क्या जानकारी फोर्टिस अस्पताल ने नहीं दी और उनकी किस सलाह को नहीं माना गया? नरेश, परिवार वालों से आपने बात की है, उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है और वो क्या कह रहे थे? फोर्टिस ने उनकी क्या बात नहीं सुनी? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बच्ची को जब 2 दिन रॉकलैंड अस्पताल में यहाँ पर रखा गया था, उसके बाद हॉस्पिटल ने ये बात कही कि अब यहाँ पर उस बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर PICU की सुविधा नहीं है। उसके बाद बच्ची को फोर्टिस अस्पताल देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पूरी तरह से उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बच्ची का किडनी फेलियर पहले ही हो चुका था, ये जानकारी उन्हें बहुत देर बाद दी गई थी और बच्ची को बिना पूछे उन्होंने वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा महंगी महंगी दवाइयां यहां पर ऑर्डर की जा रही थी, इसके अलावा और भी तमाम चीजें थी, लेकिन इस बात से उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि महंगी चीजें ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि पैसे देने को वो तैयार थे। और उसके बाद आखिरी मोमेंट पे वो इस बात को कहते हैं कि बच्ची को यहां से ले जाइए, अब यहां पर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बच्ची की मौत उससे पहले ही हो चुकी थी और एक मोटा बिल उनसे यहां पर बनवा लिया गया, करीब 16 लाख के आसपास लिए गए और उसमें ऐसी ऐसी चीजों का ब्यौरा है जिसको बताते हुए भी एक तरह से कहा जाए कि बड़े अस्पतालों में जाने से डर लगने लगा है। ठीक है। ग्लव्स का ब्यौरा था, 2700 ग्लव्स उसमें मेंशन थे। बच्ची को 14 दिनों के अंदर 600 से ज्यादा इंजेक्शन दिए गए और बच्ची का जो शरीर है उससे कमजोर होता चला गया और इसी के चलते किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है नरेश, समझ गया आपकी बात। अब बेटी के फादर, मासूम आद्या के फादर जयंत सिन्हा जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। उन्होंने बाकायदा इसकी ऑफिशियल कंप्लेन भी की है। जयंत सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या दिक्कतें आई आपको फोर्टिस के साथ, क्या इश्यू थे आपके फोर्टिस के साथ? जयंत सिंह जी, माफ कीजिएगा, जयंत सिंह जी। हाँ जी, तो मतलब बेसिकली मेरा इशू जो है सारा स्टार्ट हुआ लास्ट डे जब मेरे डॉक्टर्स ने मुझे MRI किया और उन्होंने एडवाइस किया कि आप बच्चे को लेट द बेबी रेस्ट इन पीस। और उसके बाद जब मैंने डॉक्टर की बात मानी और मैंने कहा ठीक है वो बच्चे को ले जाएंगे, उसके बाद से फोर्टिस का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो गया। उनका ये था कि आप बच्चा लेके जाओगे तो इस प्रोसेस में आपको लामा का फॉर्म साइन करना पड़ेगा और आपको उस केस में एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, आपको उस केस में दूसरे अस्पताल ले जाके डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, हम आपको डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे। तो इस तरह का उनका जो बिहेवियर था लास्ट डे। उसके बाद जो है उन्होंने 8 घंटे लगाए मेरे को बिल करने में। फिर जब मैं सारा बिल करा के गया तो उन्होंने बोला कि बच्चे का गाउन का भी पैसा दे के आइए क्योंकि उसके कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद में फिर 900 रुपए गाउन का पेमेंट करके आया। उसके बाद उन्होंने जाके मेरा बच्चा डिस्चार्ज किया। तो मतलब आपको अस्पताल ने जानकारी नहीं दी, MRI नहीं किया अंत तक कि बच्ची ब्रेन डेड हो चुकी है? हाँ, MRI के लिए डॉक्टर जब उन्होंने सेडेटिव बंद किया था 3 तारीख को, तो उसके बाद उन्होंने खुद कहा था कि 24 से 36 घंटे में से होश आ जाना चाहिए। लेकिन जब उसे 6 तारीख को भी होश नहीं आया तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा हाँ ब्रेन कंसर्न का एरिया है लेकिन अभी हम MRI नहीं कर सकते हैं। वो MRI को टालते रहे, जबकि मतलब अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि उनको पहले से आइडिया था कि अगर MRI कर देंगे तो उनके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी जिसके बाद वो अपना ये जो बिजनेस चला रहे हैं वो नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने इसलिए MRI को रोज डिले किया, रोज कुछ बहाना मार के कि आज BP कंट्रोल में नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा है, हम वेंटिलेटर से हटा के उसका MRI नहीं कर सकते, CT स्कैन नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें वो मेरे को बोलते रहे। फिर लास्ट में जब मैंने डॉक्टर RN टंडन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। टंडन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सेक्रेटरी जनरल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है डॉक्टर्स के लिए। मुझे आप ये बताइए कि ये कोई जयंत सिंह इकलौते की समस्या नहीं है, ये एक ऐसी समस्या है जिसको हर दूसरा या तीसरा आदमी फेस करता है कि प्राइवेट अस्पताल ज्यादा बिलिंग करते हैं, जबरदस्ती टेस्ट कराते हैं, कमीशन खोरी होती है, चाहे उसको अल्ट्रासाउंड में भेजा जाए, चाहे उसको स्कैनिंग के लिए भेजा जाए, चाहे उसको पैक्स में भेजा जाए,
आप बताइए कि इतनी शिकायतों के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया है, गाइडलाइन क्यों नहीं तैयार की? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इन सारी बातों के लिए हमारी तरफ से सबको सजेशंस जाते हैं और गाइडलाइंस जाती हैं। और जहां तक आपके इन्वेस्टिगेशंस और इनकी बात होती है, इसके लिए इवन एंटीबायोटिक के यूजेस के लिए भी हमारी तरफ से गाइडलाइन गई हुई है कि एक हिसाब से सोच समझ के एंटीबायोटिक्स को लिखना है, एक जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। परंतु कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब इन्वेस्टिगेशंस इस तरह के हो जाते हैं जिनकी वजह से बीमारी अगर नहीं निकलती है तो लोगों को लगता है कि शायद ये जबरदस्ती कराए गए, और कई बार अगर आप उनको मिस कर जाओ और वो बाद में बीमारी निकल आती तो उसके लिए भी हमें जवाब देना पड़ता है कि ये आपने टेस्ट क्यों नहीं कराया। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब हमारे को परेशानियां आती तो हमें उसके लिए गाइडलाइन बनानी पड़ती है। तो ये गाइडलाइंस इसीलिए बनाई जाती हैं कि हम लोगों को समझा सकें कि हमें किस तरह से आम आदमी के इलाज में सतर्कता बरतनी है और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अफोर्डेबल और एसेसिबल उनके लिए बनाए। नहीं, अफोर्डेबल और एसेसिबल बना कहाँ है? मेरे को पूरी प्रॉब्लम इंडिया के हेल्थ सिस्टम के अंदर ही लगती है। आपके पास अफोर्डेबल जो हॉस्पिटल्स हैं वो है ही नहीं, सिर्फ एक एम्स खड़ा हुआ है और उसको छोड़कर चारों तरफ शून्य है। अब ये बात दूसरी आ गई कि अफोर्डेबल हॉस्पिटल नहीं है एम्स के अलावा, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एसोसिएशन नहीं ले सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा ली जानी चाहिए कि एसेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, और उसके लिए हम लोग हमेशा इस तरीके के डिस्कशन में रहते हैं कि किस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी केयर को बढ़ावा दें और छोटे अस्पताल पेरिफेरी पे और हर जगह खोले जाएं जहां पे हम आम बीमारियों का इलाज कर सकें। और उन आम बीमारियों के इलाज के लिए हमें बहुत बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, इसके लिए हमें जरूर हर तरफ से हेल्प चाहिए। नहीं, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो क्या करें? ये बच्ची जो है डेंगू के शॉक सिंड्रोम से और शॉक सिंड्रोम में को 12 से 24 घंटों में उसमें बच्ची की मौत भी हो सकती है। मुझे 15 दिन तक उसको टाला गया और सबको पता था शॉक सिंड्रोम था। अब फादर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो जाके लोगों से बिल चेक कराए। इसीलिए मैं डॉक्टर अजय स्वरूप को जोड़ रहा हूं। डॉक्टर अजय स्वरूप जी हैं जो वो सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल के। क्या आप टंडन साहब की बातों से एग्री करते हैं डॉक्टर स्वरूप? देखिए, क्या आप मेरे से किस बारे में पूछ रहे हैं? टंडन साहब की बात? नहीं, टंडन साहब ने कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है, आईएमए ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है, हमने लिखा है कि सस्ती से सस्ती दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाए, पर हर डॉक्टर अलग प्रिस्क्राइब करता है। जेनरिक दवाइयों के बारे में ऑर्डर भी आया, लेकिन अब भी ब्रांडेड दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं क्योंकि एक ही ब्रांड में 10 गुने तक का अंतर होता है। डॉक्टर स्वरूप? नहीं, देखिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक ही दवाई में 10 गुने का अंतर होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में डेंगू शॉक सिंड्रोम आप खुद कह रहे हैं, बच्ची को पीआईसीयू में रखा गया है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, मेडिकल कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जहां तक संवेदनाशील बिहेवियर की बात है, वो एक सेकेंडरी आइटम है, डिबेटेबल है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट पे सवाल उठाना मेरे हिसाब से तो इस पर्टिकुलर केस में बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि डॉक्टरों पर और मेडिकल पर सवाल उठाना। जयंत सिंह जो आद्या के पिताजी हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। जयंत सिंह जी कहिए, फिर मैं बाकी डॉक्टर्स के पास आपका सवाल ले जाऊंगा, आंसर लूंगा डॉक्टर टंडन से। हाँ जी, हाँ जी। जब 3 तारीख को बच्चे को सेडेटिव बंद कर दिया गया था, उसको 3 दिन में भी होश नहीं आए, तो डॉक्टर बार बार यही बोल रहे थे कि उसका ब्रेन एरिया ऑफ कंसर्न है, लेकिन वो एमआरआई नहीं कर रहे थे। और ऐसा क्या हो गया, मतलब वो रोज मेरे को टालते रहे। जब मैंने लास्ट में 2-3 दिन उनको ज्यादा मैंने प्रेशर डाला, तब वो तैयार हुआ एमआरआई करने के लिए। तो ऐसा 12 दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको लगा कि जो है अब एमआरआई कर सकते हैं, इससे पहले एमआरआई नहीं कर सकते थे।
वो एमआरआई क्यों टाल रहे थे? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन डॉक्टर टंडन जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक एमआरआई की बात है, अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम की हम बात करें तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में एमआरआई एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है शायद जिसके करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डेंगू शॉक सिंड्रोम में जो शरीर के अंदर पानी की मात्रा खत्म होती चली जाती है, खून गाढ़ा होता चला जाता है, प्लेटलेट्स कम होती चली जाती है, उनका इलाज करने की कोशिश की जाती है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि मरीज में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। इम्प्रूवमेंट अगर आ रहा है तो फर्दर फिर आप देखोगे, क्योंकि जैसा कहा गया कि उसको वेंटिलेटर पे रखा गया फ्रॉम द डे 1 या दूसरे दिन से, तो वो जब वेंटिलेटर पे पेशेंट को रख दिया है तो वेंटिलेटर वाले पेशेंट को एक एमआरआई और सीटी में शिफ्ट करने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। हाँ, अगर उसके ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस आता है कि अगर हम सोचते हैं कि एमआरआई करेंगे, ब्रेन में कुछ होगा तो उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तब तो वो बहुत जरूरी हो जाता है कराना कि उसको हम वेंटिलेटर के साथ में या टेम्परेरी फेज में शिफ्ट करके कर सकते हैं। कहीं से ज्ञान सिंह जी जवाब दीजिए। सर, जब कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, आपका 3 दिन हो गया, आपका 6 दिन हो गया, आपके 10 दिन हो गए, आप वेंटिलेटर से आप जो है उसको मूव करके चेक नहीं करोगे और आपको ब्रेन का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आप किस बेसिस पे आप बाकी डेंगू शॉक सिंड्रोम के सिम्टम्स को, आप उसके ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ब्रेन आपको पहले ही ऑब्वियस आपको आइडिया हो गया कि कितने दिन के बाद वो आप ये बोलोगे कि ब्रेन रिस्पांस नहीं कर रहा है, अब हमको एमआरआई करनी चाहिए। नहीं, ब्रेन रिस्पांस टाइम पीरियड होगा, मतलब आपने 3 दिन देख लिया, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, आपने 6 दिन देख लिया, आपने 10 दिन देख लिया, ब्रेन रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं था उसका ब्रेन का, बच्चा होश में नहीं आया, आप कंटिन्यू कर रहे हो अपने उस ट्रीटमेंट से। जवाब दीजिए। ब्रेन डेथ की अगर हम बात करें कि तो ब्रेन डेथ हो गई है, अगर उसका ब्रेन का रिस्पांस नहीं आता, आप सालों तक आप उसको नहीं, ऐसा तो शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि इस केस में ये नहीं हो सकता था। जिस तरह से किडनी फेल्योर और चेस्ट में पानी और पेट में पानी की सारी बातें आ रही हैं, तो ऐसे केस में ये साल वाली बात नहीं। पर हाँ, अगर ब्रेन डेथ का हमें अंदेशा हो रहा है तो ब्रेन डेथ को कंफर्म करने के लिए और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे ब्रेन डेथ को कंफर्म किया जा सकता है। तो वो जो डॉक्टर्स, टीम ऑफ डॉक्टर्स देख रही थी, डॉक्टर नहीं, मेरे ख्याल से काफी तो सर मेरा लोगों ने देखा था। मेरा पॉइंट तो बोलिए ज्ञान जी, बोलिए। डॉक्टर टंडन जवाब दे रहे हैं। एमआरआई तो हमको स्टैंडर्ड मालूम है, आप लोग फर्टिलिटी के हो, अब आप बता सकते हो, फर्टिलिटी आपकी है, आप लोग बताओगे कि ये नहीं हम ऐसे चेक कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि ब्रेन को लेकर हम खुद कंसर्न है, लेकिन आपने उस कंसर्न को दूर करने के लिए क्या किया? आप एक ऑब्वियस क्वेश्चन था, मतलब एक तरीके से आपको मालूम था कि टायर फट गया है और आप पंचर लगाने में लगे हुए हो। आप कह रहे हो कि हम किडनी बचा रहे हैं, हम लिवर बचा रहे हैं, जब आपको मालूम है कि ब्रेन पहले से ही अफेक्टेड हो चुका है, बुरी तरह अफेक्टेड हो चुका है। आप उस ऑब्वियस क्वेश्चन को, उस ऑब्वियस रिपोर्ट से इससे सब कुछ जाहिर हो जाता है, जिससे आपने खुद बोल दिया कि 70-80% ब्रेन डैमेज है, एक्सटेंसिवली डैमेज है। तो आपने इस चीज को पहले क्यों नहीं टेस्ट किया? बताइए। मतलब आप 14 को कभी आपने तब इसलिए किया क्योंकि जब मैं प्रेशराइज कर रहा था। आप कुछ भी आप पहले कर सकते थे, जैसे आप बता रहे हो कि और भी टेस्ट है, वो और भी टेस्ट क्यों नहीं किए गए? जो वेंटिलेटर पे पेशेंट के साथ किए सकते थे, वो टेस्ट क्यों नहीं किए गए? बताइए डॉक्टर। आपका कहना बिल्कुल जायज है कि अगर ब्रेन डेथ का अंदेशा था, अगर इस बात पे कभी डिस्कशन हुआ डॉक्टर्स का और आपके बीच में, तो ब्रेन डेथ की डायग्नोसिस करी जा सकती है बगैर एमआरआई के भी, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सारे सिस्टम और रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर बहुत अच्छे से बताए गए हैं कि ब्रेन डेथ कब हमने डिक्लेयर करनी है और कैसे टेस्ट करना है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एमआरआई एक ऐसा चीज नहीं है जिसको मैं कहूंगा कि करना चाहिए और ब्रेन डेथ डायग्नोज करना चाहिए। नहीं, मुझे टंडन साहब एक बात बताइए, मैं आईएमए को बहुत आइडियल बॉडी मानता हूं, लेकिन ऐसा लगता है, ये जनरल इंप्रेशन है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कि डॉक्टर्स जो है ये प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन की जगह अब ये टोटल प्रोफेशन हो जिसमें आदमी पैसा कमाए, लेकिन अब ये अंधी दौड़ बन चुका है, पैसे की अंधी दौड़।
और इस अंधी दौड़ को एक आम आदमी आज की तारीख में नहीं अफोर्ड कर पाता। एक बार कोई अस्पताल चला गया तो वो फैमिली जिंदगी भर रिकवर नहीं कर पाती एक बड़े अस्पताल का बिल। आप एग्री करते हैं कि नहीं? ये आपका कहना टर्शियरी केयर की जो भी असुविधाएं हैं जिसमें खर्चा है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर एक बार आप टर्शियरी केयर की प्रॉब्लम्स में आ गए हो और आईसीयू में आपको 10-15 दिन रहना पड़ता है तो डेफिनेट है कि लोगों की पॉकेट से बहुत ज्यादा खर्चा होता है जो अनअफोर्डेबल है। पर इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्या हमारे पास और फैसिलिटीज हैं? हर आदमी ये चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी जिन जगहों पे वहां लोग जाते हैं और उसके ऊपर जाकर के फिर इस तरीके के खर्चे जरूर हैं कि ज्यादा हैं, इनके ऊपर हिसाब लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम एम्स के हिसाब से खर्चे को डेवलप करें और कैलकुलेट करें और उसके बारे में बात करें तो सारी चीजों के ऊपर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही सवाल डॉक्टर अजय अग्रवाल से पूछता हूँ। डॉक्टर अजय अग्रवाल, अगर आपके हॉस्पिटल में ऐसा केस हो 15 दिन का, जैन सिंह जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप कितना पैसा एक आदमी की पॉकेट से देना पड़ेगा आप बताइए। मुझे पता है आपके यहाँ सब्सिडाइज्ड है लेकिन फिर भी आप बताइए। नहीं, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो जो गवर्नमेंट ने कुछ फीस ऑपरेशंस की इसकी रखी है वही पेशेंट पे करता है। हाँ, गवर्नमेंट इस समय पोजीशन में नहीं है कि हर चीज प्रोवाइड करा पाए। जैसे ऑर्थोपेडिक्स में बात करें तो इम्प्लांट्स वो नहीं दे पाते, हैवी कॉस्टली एंटीबायोटिक गवर्नमेंट अभी अफोर्ड नहीं कर पा रही। पहले से काफी फर्क पड़ा है। अब जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने लगी है उतनी आज से यदि हम 5-6 साल पहले की बात करें तो नहीं थी। लेकिन आज जो जब जैसे अभी इनसे बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, बेसिकली ट्रस्ट खत्म हो गया। अभी आपको मालूम होगा 2 दिन पहले हमारे ऑनरेबल सूचना प्रसारण मंत्री थे प्रियदास मुंशी जी, उनकी डेथ हुई थी। 9 साल वो कोमा में एडमिट थे अपोलो हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट सेटअप में। उनका बिल यदि हम देखेंगे तो करोड़ों में रहा होगा जरूर। अब ये जो ब्रेन डेथ की बात कर रहे हैं, बेसिकली होता ये, अब ब्रेन डेथ के ऊपर या तो हम हर पेशेंट को प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात कि एकदम कह दें कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये डिसीजन ट्रस्ट के ऊपर ही लिया जा सकता है, पेशेंट और डॉक्टर्स के आपस में। मैं ठीक है जैन सिंह जी, आपके कई सारे सवाल होंगे, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और मैं फिर आपको सर टंडन साहब एक बिल बताऊंगा जो इनको दिया गया है। 6 लाख का डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, क्या 15 दिन में 6 लाख की फीस हो सकती है? अब जैन सिंह खुद बताएंगे आपको। 6 लाख कंसल्टेशन फीस के 2770 दस्ताने पहने लोगों ने। ये बिल है, कॉपी है इसकी। मैं इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि आम आदमी के कंसर्न को अभी भी न सरकारें समझ रही हैं न हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। ब्रेक। क्या प्राइवेट अस्पतालों में इलाज में अंधेरगर्दी होती है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। हम जानते हैं जैन सिंह और उनकी पत्नी से कि उनका क्या कहना है जब उनसे कहा गया कि अपनी बेटी के कफन के पैसे भी आप पे कर दो। सुनिए। जब बच्चे को हम लेके आए हैं तो उनका ड्राइवर कहता है जी जो बच्चा उसमें रैप्ड है हमको वो शीट चाहिए वापस हॉस्पिटल में सबमिट करने के लिए, क्योंकि उसमें चिप लगा होता है। तो फिर ये हुआ कि नहीं दे सकते हैं हम ऐसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देन आप 700 रुपए पे कर दीजिए, एंड वो पैसे लेके चला गया था। तो कफन के भी पैसे ले लिया डॉक्टर टंडन। और मैं बताता हूं क्या क्या है। फोर्टिस अस्पताल ने डेंगू के इलाज में 16 लाख का बिल दिया 15 दिन में। अस्पताल ने 20 पन्नों का बिल दिया उसे। दवाई का बिल 4 लाख रुपए। क्या 4 लाख रुपए की दवाई लग सकती है? ये तो जो बिल दिया गया उसको देखने के बाद कुछ बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। 2700 दस्ताने, 2700 दस्ताने क्या 15 दिन में यूज होंगे? और ये दस्तानों को यूज करने और कैसी बात है उसको किस तरह से वो हर एक इंसान को दे रहे हैं वहां पे यूज करने के लिए, क्योंकि ट्रांसफर ना हो इन्फेक्शन, उसके लिए कितने होंगे? 2700 दस्ताने यूज हुए, इसके लिए तो हिसाब देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए। आगे टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से, जितनी बार आप यूरिन चेंज करा रहे हो बैग, उसको लैट्रिन के लिए कुछ कर रहे हो, तो हर बार जो नया आदमी आता है वो यूज करता है। 2700 बड़ा मुश्किल है कि कैसे मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। 660 सिरिंज का बिल, मतलब 660 इंजेक्शन लग गए होंगे इसको। डॉक्टर साहब मेरा
डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है। जैन सिंह जी, 1 मिनट में आ रहा हूं मैं, 1 मिनट में आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। सिरिंजेस की जहां तक बात है कि वो किस चीज के लिए यूज करें, मेरे ख्याल से सारी चीजों की डिटेल्स फोर्टिस हॉस्पिटल वाले दे सकते हैं, पर बड़ा मुश्किल है क्या उन्होंने 20 पन्ने का बिल दिया। नहीं कि 660 सिरिंजेस कहाँ यूज हुए। हाँ, और फिर डॉक्टरों की फीस 52,000, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 2,17,000 के मेडिकल टेस्ट, क्या पॉसिबल है? क्या टेस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट लिखी होगी, क्योंकि 2,17,000 के टेस्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी हाई एंड टेस्ट हैं, रेयर टेस्ट है, उनको करा गया होगा, तभी ये हो सकता है। ठीक है, मैं सीधे जैन सिंह जी के पास चलता हूं। जैन सिंह जी, एक एक करके एक पॉइंट का मैंने जवाब लिया है, आप बताइए आपके क्या कंसर्न है जो डॉक्टर टंडन से पूछना चाहेंगे। ये डॉक्टरों की सबसे बड़ी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो देश भर के डॉक्टर्स को चलाती है। जैन सिंह जी। सब मैं डॉक्टर्स आपके पैनल में है, मैं उनसे मुझे पहले बोला गया कि ऐसा हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहूंगा कि जब डॉक्टर ने खुद मुझसे बोला एमआरआई करने के बाद कि ब्रेन 70-80% डैमेज्ड है, लेट द बेबी रेस्ट इन पीस, बहुत सफर कर लिया उसने, और उसके 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर आके मेरी वाइफ से बोलते हैं कि उसका फुल प्लाज्मा, बॉडी प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आप अगर कौन से उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने ऐसा सजेस्ट किया? एक तरफ आप बोल रहे हो 70-80% ब्रेन डैमेज है, और उसके बाद आप अगेन जो है मेरे वाइफ को सॉफ्ट कॉर्नर पाके आप उसको जो है कांटेक्ट कर रहे हो कि जो है आप फुल बॉडी प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करें। क्या आप रिकमेंड करोगे एज अ डॉक्टर, क्या आप रिकमेंड करोगे इस और इसका बिल कितना था? शायद 15 लाख ऐसा हो चुका है। और जैन, उसके बाद जैन जी, ये ट्रीटमेंट सजेस्ट करोगे? ये प्लाज्मा ट्रांसप्लांट का बिल कितना बताया था? एस्टिमेट उन्होंने 15 लाख बताया था शायद। दो चीजें हैं, अगर हमको ये तो मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ ऐसे बताया था। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम ऐसे सोचेंगे कि अगर मैं ही इलाज कर रहा हूं और मैंने ही आपको कहा है कि 70-80% ब्रेन डेथ हो गया है, और उसके बाद मैं कहूं कि प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करना है या प्लाज्मा पैरेसिस करना है, पर क्या सोच के हम कह रहे हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ या तो मैं ये ना कहूं कि ब्रेन डेथ हो चुका है, लेट हर रेस्ट इन पीस, अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, और दूसरी तरफ हम ये भी आपको कहें कि प्लाज्मा पैरेसिस कर दें तो शायद कुछ हो जाएगा। तो ये जो दो बातें होंगी उसके बारे में सारा उस समय हम पूछ सकते हैं उन डॉक्टर से कि उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि जहां तक अगर हमने एक बार ये बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको कुछ सजेशन करें, तो उसके लिए हमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर 1% चांस है तो क्या हम इस रिस्क को लें, क्या हम इस चीज के लिए आगे जाएं या नहीं जाएं। ये किस सोच के हिसाब से कहा गया और इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा होगा, उसके बारे में तो आई थिंक नीड्स डिस्कशन और उनसे बात करी जाए जिन डॉक्टर्स ने आपको पहले का 80% डेथ, और जिसने कहा जब डॉक्टर ने नहीं मेरे सामने जब डॉक्टर ने पहले जब मैंने उनको बोला कि ठीक है जैसा आप रिकमेंड कर रहे हैं बच्चे को ले जाएंगे, उस टाइम बच्चे को फीड कर रहे थे, उन्हें फीड बंद कर दिया, बच्चे का डायलिसिस बंद कर दिया। एक तरफ आप तुरंत इमीडिएट एक्शन ले रहे हो कि ठीक है आप ले जाओ, और उसके बाद आप 1-1.5 घंटे बाद आप मेरी वाइफ को ऐसा बोलते हो, तो वो क्या शो करता है कि आप पैसे कमाना चाहते हो कि आप जो है सही में ट्रीटमेंट करना चाह रहे थे? डॉक्टर टंडन, ये बड़ी डिबेटेबल सी सिचुएशन बन गई है, क्योंकि किसने क्या कहा ये हम आपके जरिए सुन रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये पूरा मैटर ग्रीवेंस कमेटी के थ्रू डिस्कस हो जाए, वो सारी चीजों पे डिसीजन लें और बात करें। तो क्या आईएमए इस पे आईएमए में ग्रीवेंस कमेटी है, आईएमए में ग्रीवेंस कमेटी है। जैन सिंह जी आ सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेके, हमारी ग्रीवेंस कमेटी इसको लेकर के डिस्कस कर सकती है, देख सकती है, जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली है हमारे हाथ में वो हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और चीज, ठीक है जैन, एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा। ये हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, ये लोग क्या वोटर कॉग्निजेंस लेके कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या ये लोग का इंतजार करेंगे कि लोग इनके पास आए तभी ये कोई एक्शन लेंगे?
किस एजेंसी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये कह रहे हैं कि क्या कोई भी एजेंसी स्लो मोटो एक्शन नहीं ले सकती? आपकी गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्टर ने शायद कहा है कि उन्होंने इंक्वायरी कमेटी के लिए सेक्रेटरी को भी कहा है कि इंक्वायरी की जाए। ये हम अपने आईएमए में अगर ये आए तो हम उसकी तरफ से इनको कह रहे हैं। हम कोई अथॉरिटी नहीं है, हम कोई पनिशिंग एजेंसी नहीं है। ये सिर्फ आईएमए ने एक ऐसा प्रोग्राम किया है जहां पे हम मरीजों की हेल्प कर सकें, उनके डाउट्स को क्लियर कर सकें और उन्हें बता सकें कि क्या प्रॉब्लम है, तो दोनों पार्टीज को हम समझा सकते हैं। डॉक्टर मलिक, क्या 15 दिन में जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है उसके इलाज में 16 लाख तक का खर्चा आ सकता है? आप मेरे साथ जैन जी जुड़े रहिए, क्योंकि फोर्टिस अस्पताल के प्रवक्ता नरोत्तम पुरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा आप जुड़े रहें और उनसे बात करें। डॉक्टर रवि मलिक। देखिए, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, बाकी तो डॉक्टर नरोत्तम पुरी जुड़ गए हैं, वो पूरी चीजें बताएंगे। मैंने प्रोग्राम में आने से पहले सोचा कि पहले अंदाजा ले लें ये हुआ क्या है, तो मेरे को जो फोर्टिस हॉस्पिटल वालों ने व्हाट्सएप किया, उन्होंने कहा केवल 43 स्ट्राइल ग्लव्स का इस्तेमाल हुआ है, केवल 43 नॉन स्ट्राइल ग्लव्स जरूर 750 से इस्तेमाल हुए हैं। मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर कोई सिस्टर भी आईसीयू के अंदर अगर बेडशीट चेंज करनी है या बेड को भी जब सा हिलाना है, 2-3 सिस्टर्स हैं, सब इमीडिएटली नॉन स्ट्राइल ग्लव्स पहन के हिलाते हैं, क्योंकि आईसीयू के अंदर जो है इन्फेक्शन इधर से उधर काफी चांसेस होते हैं जाने की। उन्होंने ये भी बताया है कि 12 तारीख को मल्टी कंसल्टेंट रवि मलिक नहीं जुड़े हैं, लेकिन यही सवाल मैं डॉक्टर पुरी के पास ले जाना चाहता हूं। डॉक्टर पुरी, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है फोर्टिस के। जैन सिंह जी ने यह कहा कि एक डॉक्टर ने कहा लेट हर रेस्ट इन पीस, और फिर आपने कहा कि प्लाज्मा ट्रांसप्लांटेशन की बात होने लगी, जिसका एस्टिमेट आपने 15 लाख बताया। मुझे बताइए हकीकत क्या है इस केस की, या आपका वर्जन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे की मौत हो तो मैं फैमिली की तरफ अपनी सहानुभूति पेश करना चाहूंगा। मैं 50 साल से इस प्रोफेशन में हूं। डॉक्टर रवि मलिक नामी पीडियाट्रिशियन है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई ये सिंड्रोम होता है जिसे कि डेंगी शॉक सिंड्रोम कहा जाता है, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। आप ये बात मद्देनजर रखिए कि जब ये पेशेंट फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में लाया गया था, वो इस वजह से लाया गया था कि यहाँ पर आईसीयू की जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए वो रॉकलैंड हॉस्पिटल से बेहतर ही होंगी। तभी रॉकलैंड हॉस्पिटल से इस अस्पताल में लाया गया था, क्योंकि ये टर्शरी केयर या क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल है। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, लोग अक्सर ये कंफ्यूज कर देते हैं आईसीयू। आईसीयू 4 प्रकार के होते हैं। एक मेडिकल आईसीयू होता है एडल्ट्स के लिए, एक सर्जिकल आईसीयू होता है, एक पीडियाट्रिक आईसीयू होता है, और एक निकू होता है, नियोनेटल आईसीयू। जो पिकू और निकू है ये हर अस्पताल में मौजूद नहीं होते। यहाँ के लिए नर्सिंग ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट बहुत स्पेशल टाइप का होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सीरियस पेशेंट्स होते हैं, और 15 दिन अगर कोई किसी भी बड़े अस्पताल के अंदर सीरियस कंडीशन में पेशेंट आए तो इस किस्म का खर्चा उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात रही नंबर ऑफ ग्लव्स की। बात नंबर ऑफ ग्लव्स की नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए डेंगू की। हम ये एयर पोल्यूशन के चक्कर में डेंगू का बिल्कुल भूल ही गए। इस बच्चे को डेंगू हुआ क्यों, इस बच्चे की इस तरह की सिचुएशन हुई क्यों कि ये यहां तक पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली मैं आप एक डॉक्टर होने के नाते, एक दिल्ली का रेजिडेंट होने के नाते, आईएमए का मेंबर होने के नाते, डीएमसी का मेंबर होने के नाते, और आप सब मीडिया लोग, ये सब भूल गए हम कि डेंगू का एपिडेमिक इस वक्त मौजूद है। 8,500 तो रिपोर्टेड ही केसेस हैं, और पता नहीं कितने अनरिपोर्टेड हैं। अगर आप अपने नेबर्स से और अपनी फैमिली में पूछें तो आप खुद ही मानेंगे कि हाँ डेंगू बहुत फैला हुआ। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर ग्लव्स के नंबर के ऊपर जो सोच विचार किया जा रहा है, उसकी डायरेक्शन बदल के ये सोचना चाहिए कि ये डेंगू क्यों फैला, और ये इतनी सीरियस टाइप का डेंगू बच्चे में हुआ क्यों। डेंगू शॉक सिंड्रोम जो अक्सर बच्चों में ज्यादा होता है। मैं कोई पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ, डॉक्टर रवि मलिक मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर पुरी,
मैं एग्री करता हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं आपको जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन एक हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश सिंह हैं जिन्होंने सरकारी अस्पताल में लगभग 5,000 रुपए में 399 फीस किया, 399 रुपीज में इन्होंने नी ट्रांसप्लांट कर दिया। फोर्टिस में इसकी कीमत 2 से 5 लाख रुपए होगी। ये कैसे ये कमाल कर देते हैं, और क्यों ना इस हेल्थ केयर को के बिल को मिनिमम किया जाए? आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले आप बताइए डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह। मेरा कहना एक यही है, मैं किसी को या प्राइवेट सेक्टर या कोई गवर्नमेंट सेक्टर को कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट में जो भी फैसिलिटी हैं अवेलेबल, जैसे 399 में जो मैंने ऑपरेशन किया है यहाँ पे, ये एक गवर्नमेंट फीस है 399, और बाकी एंटीबायोटिक्स, बेड चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरेज, जो भी चार्जेस है एब्सोल्युटली फ्री है यूपी गवर्नमेंट से। तो जितनी भी हमारी तरफ से जो फैसिलिटी है कि भाई हम एक सर्जरी कर सकते हैं, वो हमारा जो हमारी गवर्नमेंट सैलरी देती है वो उस बेसिस पे हम जितने भी ट्रीटमेंट करते हैं वो देते हैं। बाकी जो मिनिमल जो गवर्नमेंट चार्जेस है, तो प्लास्टर भी हमारे यहाँ 50 रुपीज में होता है एक गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ है। तो जो भी हमारे पास कंसर्न पेशेंट इस टाइप का आता है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एट द टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि आप सब्सिडाइज है। डॉक्टर मलिक, मैं एक रैशनल सवाल आपसे पूछता हूं कि आखिरकार छोटे से भी अगर बीमारी के लिए बड़े अस्पतालों में चले जाओ तो बिल बड़े लंबे लंबे आ जाते हैं। आपको ये जनरलाइज बीमारी लगती है या नहीं लगती है? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा डॉक्टर मलिक। देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि डेफिनेटली हॉस्पिटल्स के अंदर, हाँ डेफिनेटली हॉस्पिटल्स के अंदर बिल आ जाते हैं। अगर हम इस केस के ऊपर आए तो मैं आपका थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरी सिंपथीज हैं, एक 7 साल के बच्चे की मौत हुई है, वी हैव कंडोलेंसेज फॉर, नहीं हमारा पूरा आईएमए जो है इस चीज की सहानुभूति फादर से कहता है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे व्हाट्सएप की हैं। इस बच्चे को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स दी गई थी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मास दिए गए थे, मल्टीपल एल्ब्यूमिन्स दिए गए थे, प्लेटलेट्स दिए गए थे, और सीआरआरटी थेरेपी जो कि काफी कॉस्टली है, जिसमें कि कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो दी गई थी। इसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल ने पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है कितने ग्लव्स, 50 ग्लव्स के करीब और 50 सिरिंजेस पर डे के हिसाब से इस्तेमाल हुई थी। मैं बच्चे के ऊपर मल्टीपल आयनोट्रॉप्स चल रहे थे, बीपी मेंटेन नहीं हो रहा था, वेंटिलेशन दी गई थी, और वेंटिलेशन भी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन वाली दी गई थी। 12 तारीख को एक मल्टी डिसिप्लिनरी मीट हुई थी, बच्चे के सारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट था, चाहे वो ब्रेन था, किडनी था। ये डेंगू कहने को एक बीमारी है, लेकिन इस जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है इसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है। ठीक है, ये किडनी भी इसमें फेल थी, लिवर पे भी इफेक्ट था, ब्रेन भी जैसा कह रहे हैं 70% डैमेज था, हर ऑर्गन के ऊपर, बीपी भी बच्चा मेंटेन नहीं कर रहा था, हार्ट की फंक्शनिंग भी नेचुरली उसके ऊपर वो होगी, तो उसमें तरह तरह के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। आईसीयू में इंफेक्शन प्रिवेंट करने के लिए बार बार अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे, एक एक सिरिंज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बच्चे को इंफेक्शन हो सकती है। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। अगर ऐसा लग रहा है कोई अस्पताल 5 ग्लव्स यूज करके 50 लगा रहा है, उसको जेल में डाल देना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये चीजें क्रिमिनल एक्टिविटी है अगर इस तरह की कोई चीज भी जांच में आती है। लेकिन एक चीज हमें यह भी समझ के चलनी पड़ेगी कि अगर एक बच्चा इतनी सीरियस हालत में रॉकलैंड हॉस्पिटल, जो कि एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहां से वो ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल में, वो सीरियस नहीं है बच्चा, वो बहुत ज्यादा सीरियस होगा, तभी उसको वहां पे शिफ्ट किया गया है। और अगर उस वक्त भी वहां पर भी दिन रात आस्था के साथ में डॉक्टर्स जिन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ ले रखी है, जो उसके साथ बच्चे के साथ लगे हैं, 15 दिन तक जूझते रहे हैं, कम से कम कहीं ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वो डॉक्टर भी अब डर के किसी भी सीरियस पेशेंट को हाथ लगाने। ठीक है रवि मलिक, मैं आपसे एग्री करता हूं। तस्वीर के दोनों पहलू हैं, तस्वीर के दोनों पहलू। एक पहलू ये कि मेडिकल हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है, और दूसरा ये कि कहीं डॉक्टरों से विश्वास न उठ जाए लोगों का। लेकिन सबसे बड़ी बात, उससे हमको विश्वास करनी चाहिए जो हमारे सरकारें हैं, जो हमारी वोट से चुनी जाती है। सवाल यह है कि हमने क्यों प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट अस्पतालों को इतना बढ़ाया, और अरबों रुपए खर्च करने के बाद क्यों एक दूसरा एम्स पैदा नहीं कर पाए। सवाल है, बहुत चुभता है, लेकिन जवाब देने में बहुत वक्त लगेगा। महाबहस में आज के लिए इतना ही।